Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello everyone. Today we'll be starting a very important lecture series pertaining to world history, and the first topic which we'll be covering is American Revolution. American Revolution. Before taking up this topic, एक बार पहले overview बताता हूँ मैं आपको कि what kind of revolution it was, what was the reason behind this revolution, then how it impacted the global world order. ठीक है. तो अगर हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करें तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है विद डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. ठीक है. तो पहले ओवरव्यू बताता हूं मैं, फिर उसके बाद विल टेक अप दिस टॉपिक इन डिटेल्ड मैनर. तो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका जब होती है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ऐसा माना जाता है कि जो वाइकिंग्स थे, दे वर द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड अमेरिका. ठीक है. एरिक्सन करके एक वाइकिंग यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री के एक नेटिव आदमी थे, नॉर्थ कंट्रीज के. उन्होंने सबसे पहले अमेरिका की खोज अराउंड 1000 एडी करी थी, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस से लगभग 500 साल पहले. जैसे 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में निकले एंड ही एक्सीडेंटली लैंडेड ऑन कैरिबियन आइलैंड. ठीक है. उससे पहले 500 साल पहले वाइकिंग जिनका नाम था एरिक्सन, उन्होंने अमेरिका की खोज सबसे पहले अमेरिका की खोज की थी, जो आगे हम देखेंगे. फिर उसके बाद जब अमेरिका की खोज होती है, उसके अमेरिका की खोज होने के बाद देयर वाज अ काइंड ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप टू दिस न्यू फाउंड लैंड. ठीक है. जो अमेरिका एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर होता है और बहुत से यूरोपियन जो कंट्रीज के लोग हैं, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू दिस न्यू लैंड. स्पेशली वैसे लोग थे जो छोटे किसान थे, जो यूरोप में जिनके पास उतने खेत नहीं थे. अमेरिका में चूंकि बड़ी जमीनें थी और सस्ते दामों पर थी, या जो जितना ऑक्यूपाई कर ले वो उसकी उतनी जमीन हो जाएगी थी. तो बेसिकली छोटे किसान. फिर बहुत से ऐसे लोग थे, नए थिंकर्स और फिलोसफर्स, जो एक नई जगह पर जाना चाहते थे, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी एक फ्यूडल सोसाइटी थी. उन नए जो थिंकर्स और फिलोसफर और रेडिकल ग्रुप वाले लोग थे, वो एक नई जगह पर जाना चाहते थे. ठीक है. फिर उसके अलावा आप देखो, कुछ क्रिमिनल्स भी थे जो वहां की सोसाइटी में जिनको बार कर दिया गया था, वो चाहते थे कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए अमेरिका जाके. तो ऐसे लोग यूरोप से धीरे धीरे माइग्रेट होकर अमेरिका आने लगे. तो लगभग 16th और 15th सेंचुरी में ये माइग्रेशन का पैटर्न शुरू हुआ, जो 18th सेंचुरी तक आते आते काफी हद तक बढ़ गया. जनरली जो लोग आए वो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इन देशों से लोग आए थे. इसी में बताता चलूं कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस की जो नेविगेशन थी, जो खोज थी, उसको जो फंड किया गया था, वो स्पेन की मोनार्की ने किया था. तो ये सारे जो देश है वो अमेरिका आने लगे, फिर वहां पर सेटल होने लगे. तो स्टार्टिंग में ये सारे थे, बाद में फिर ब्रिटिशर्स अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू ब्रिटिशर्स ने बाकी लोगों को वहां से भगा दिया. ठीक है. बाकी लोगों को वहां से भगा दिया ब्रिटिशर्स ने. फिर हुआ क्या कि जो ब्रिटिश सेटलर्स थे, उन्होंने लगभग 13 कॉलोनीज बनाई अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट, अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका में. 13 कॉलोनीज. उनके पास खुद की पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी. छोटे छोटे अपने सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए लॉ वो खुद बनाते थे, लेकिन जो बड़े लॉज थे, ठीक है, जो बड़े लॉज थे वो बनाती थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट. और जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट लॉज बनाती थी, वो कई बार काफी ज्यादा ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता था. जिससे होता क्या था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को तो फायदा होता था, लेकिन जो अमेरिकन कॉलोनी, जो ब्रिटेन की अमेरिकन कॉलोनीज थी, जो नॉर्थ अमेरिका में थी, ठीक है, जो 13 कॉलोनीज थी, उनकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता था. तो धीरे धीरे ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अमेरिका में आवाज उठनी शुरू हुई. ठीक है. अमेरिका में आवाज उठनी शुरू हुई, और फिर यही आवाज, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉज के थ्रू, जो अमेरिका की जो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उसकी का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसके खिलाफ आवाज उठी. और जिसके बाद
जो बगावत हुई, दैट रिवोल्यूशन ब्रोक आउट, और उसके बाद वो जो 13 कॉलोनीज हैं उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट, और फिर अमेरिकन रिवोल्यूशन छिड़ गई, और उसमें फ्रांस की मदद से अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटेन की सेना को हराया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश, एन इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन का ओवरऑल जिस्ट। चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें हुई। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं शुभम सिंह, आई वेलकम यू ऑल टू द फोरम आईएएस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहली बात आती है डिस्कवरी ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी वाइकिंग्स ने, जैसा कि मैंने बताया। एरिक्सन करके एक नेविगेटर थे, एरिक्सन, उन्होंने अगर आप देखोगे तो यहाँ से शुरुआत की, फिर आइसलैंड गए, फिर आइसलैंड से होते हुए ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड से डिस्कवर करते हुए जो नॉर्थ अमेरिका के जो ये फ्रोजन लैंड है उसकी डिस्कवरी की गई। फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल पे जो डिस्कवरी हुई वाइकिंग्स के बाद, जो सेकंड लेवल पे जो डिस्कवरी करी वो करी थी आपकी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, व्हेन ही लैंडेड ऑन अ कैरिबियन आइलैंड। ठीक है, 1492 में, और कैरिबियन आइलैंड पर उन्होंने लैंड किया, और इस वजह से उनको लगा कि ही हैड लैंडेड ऑन इंडिया, इसी वजह से उसको हम वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, और नेटिव अमेरिकन्स आर कॉल्ड रेड इंडियंस, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस को भी नहीं पता था कि ही हैड डिस्कवर्ड एन इंटायरली न्यू कॉन्टिनेंट इंस्टेड ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद अमेरिगो वेस्पुची करके एक शख्स थे जिन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पूरा सर्वे किया, उसका पूरा मैप बनाया, और अमेरिगो वेस्पुची के नाम से ही इसका नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, तो ये थी डिस्कवरी की, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के डिस्कवरी की कहानी। अब बात यह आती है कि देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो अमेरिका डिस्कवर किया था और वास्को डिगामा ने जो इंडिया को डिस्कवर किया था, उसमें डिफरेंस था। देखो, इंडिया सबको पता था कि इंडिया इज देयर, पर इंडिया के लिए एक नया सी रूट, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सरकमवेंट करते हुए जो नया सी रूट है, ये डिस्कवर किया था आपका वास्को डिगामा ने, हु वाज अ पोर्टुगीज इन ओरिजिन। फिर जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जो इटालियन ओरिजिन के थे, उनकी जर्नी को फंड किया था स्पेनिश मोनार्क ने, ताकि वो इंडिया का नया सी रूट खोज सकें। ठीक है, इंडिया का नया सी रूट खोज सके, क्योंकि उसके पीछे भी कहानी है कि भाई इंडिया का नया सी रूट खोजने की क्या जरूरत थी। तो अगर हम देखें तो सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज रेड सी, दिस इज पर्शियन सी, और इमेजिन दिस इज मेडिटेरेनियन सी। तो होता क्या था, पहले जो ट्रेड होता था, पहले वो मेडिटेरेनियन सी, जितने भी सामान है वो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, शिप के थ्रू यहाँ पर लाए जाते थे, क्योंकि अभी तक सुएज कनाल बनी नहीं थी। फिर लैंड रूट से यहाँ पर आता था, फिर सी रूट से वापस ये इंडिया जाता था या वहां से इधर आता था। ये पहला रूट था, पहले जो सी रूट चलता था। लेकिन हुआ क्या, इन 1453 जब कॉन्स्टेंटिनोपल, विच वॉज द कैपिटल ऑफ बैजेंटाइन एम्पायर, जब कॉन्स्टेंटिनोपल बैजेंटाइन एम्पायर का जो राजधानी थी, उसके ऊपर जब ओटोमन शासकों ने हमला करके उसको अपने काबू में कर लिया, तो ये जो पूरा एरिया है ये मुस्लिम शासकों के हाथ में चला गया। और ये जो इस्लामिक रूल था ओटोमन एम्पायर का, दैट वॉज नॉट वेरी कंड्यूसिव टू ट्रेड के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ के ट्रेडर्स को ये वाला जो ओरिजिनल रूट था, इसके थ्रू ट्रेड करने में मुश्किल आने लगी। तो इसलिए उनको इंडिया से ट्रेड करने के लिए एक नए डायरेक्शन, नए रास्ते की जरूरत थी, और वो रास्ता फिर खोजा आपका क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो अफ्रीका को सर्कमवेंट करते हुए केरला के पोर्ट ऑफ कैलिकट
पे पहुंचे इन 1498। ठीक है, तो ये हुई डिस्कवरी की बात। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई, फिर उसके बाद यूरोपियंस का माइग्रेशन अमेरिका में बड़ी तादाद में होने लगा, स्पेशली हम इस माइग्रेशन को हम देखेंगे, फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ वॉर देखेंगे, फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन। तो ये हम कंटेंट देखने वाले हैं आज की प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहला हमने देखा क्रिस्टोफर कोलंबस, हमने पहले वाइकिंग्स के थ्रू डिस्कवरी देखी, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस तरीके से इस रूट को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये पहुंचे, फिर अमेरिगो वेस्पुची हु basically made the map, who made the survey of अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से अमेरिगो वेस्पुची के नाम से इस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका पड़ा। फिर बात आती है अर्ली अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखते हैं। तो जब अर्ली अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो नेटिव इंडियंस रहते थे उनको रेड इंडियंस कहा गया। फिर जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर सेटल होने लगे तो इस वाले एरिया में ब्रिटिशर्स सेटल्ड हुए। फिर ये वाला एरिया में भी ब्रिटिशर्स, अगर हम अमेरिका की बात करें यानी यूएसए की बात करें, तो इस वाले एरिया में ब्रिटेन सेटल हुआ। फिर फ्रांस और स्पेन, ठीक है, फ्रांस और स्पेन ये ब्रिटिश कॉलोनीज है। ये 13 कॉलोनीज का जो मैंने नाम दिया था, जिसमें जॉर्जिया, कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, डेलवेयर, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, ये सारे जो है उन 13 कॉलोनीज का नाम था। ठीक है, उन 13 कॉलोनीज को के ये अलग अलग नाम थे। ब्रिटिशर्स यहाँ पर ये लोग सेटल होने लगे और धीरे धीरे, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ फ्रांस और स्पेन और जितने बाकी के यूरोपियन उनके कॉम्पिटिटर्स थे उनको हरा के वहां से भगा दिया। ठीक है, तो ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज को वहां पे सेटल किया गया। फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो लैंडलेस पेजेंट हो गए। फिर जिन लोगों को रिलीजियस फ्रीडम चाहिए थी, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स थी, वहां पे कैथोलिक चर्च का कंट्रोल था, तो इस वजह से जिन लोगों को थोड़ी रिलीजियस फ्रीडम चाहिए थी, कुछ नए ट्रेडर जो लोग और ज्यादा पैसा बनाना चाहते थे, नई जगह पर जाना चाहते थे, वहां पे माइनिंग, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते थे, वैसे ट्रेडर्स यहाँ पे शिफ्ट होने शुरू हुए। फिर कुछ क्रिमिनल्स जो एसाइलम चाहते थे, जो अपनी जीवन को फिर से शुरू करना चाहते, दे स्टार्टेड सेटलिंग इन दिस अमेरिकन कॉन्टिनेंट। उसके अलावा जो भी कोई अल्टीरियर मोटिव या प्रॉफिट मोटिव रहता हो, वो लोग यहाँ पर धीरे धीरे 18वीं शताब्दी आते आते ये लोग अमेरिका को कॉलोनाइज करना इन्होंने शुरू कर दिया। फिर देखा जाए तो अगला बात आती है कि अमेरिका में जब ये कॉलोनीज थी, ये जो 13 कॉलोनीज की जो मैंने बात करी, ठीक है, ये 13 कॉलोनीज का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या था। तो जैसा कि मैंने बताया कि लोकल असेंबली तो इनके पास थी, विच वेर थ्रू विच दे वर मेकिंग देयर लोकल रूल्स, ठीक है, अपने छोटे छोटे कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो कॉलोनीज थी छोटे छोटे टैक्सेस और लोकल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, छोटे छोटे टैक्सेस और लोकल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए ये कॉलोनीज अपना जो भी बिजनेस है, अपना जो भी काम है, अपना जो भी डिसीजन है, वो सब बनाती थी। लेकिन देखा जाए तो जो मेजर कानून हुआ करते थे वो उनकी मदर कंट्री यानी कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो बनाती थी। और प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि अमेरिका के लोग जो थे वो तो ब्रिटिश संसद के किसी भी मेंबर को चुनने में कोई भी वोट नहीं दे रहे थे। यानी कि अमेरिकन कॉलोनीज के कोई भी, अगर आप देखेंगे कि तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इन ब्रिटिश कॉलोनीज को, जो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करता हो या उनके हक के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाता हो। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं थी। और फिर भी जो बड़े बड़े कानून हैं वो अभी भी मदर कंट्री उनकी यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, अभी भी वो बड़े बड़े कानून जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बना रही थी। अब यही जो है धीरे धीरे एक रूट कॉज बना। ठीक है, तो अब रूट कॉज समझते हैं। तो पहला है एक्सप्लॉयटेटिव लॉज विच वर मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये जो कानून थे वो इतने ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे जिसकी वजह से धीरे इन अमेरिकन कॉलोनीज का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। और इसी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वहां पे जो उनकी सोसाइटी थी, जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी अमेरिका में, ठीक है, उनमें धीरे धीरे एक सोशल अनरेस्ट का जन्म हुआ।
और उसी सोशल अनरेस्ट ने जन्म दिया कि भाई हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है। और इस फीलिंग ने धीरे धीरे एक रेवोल्यूशनरी वॉर का रूप लिया और इसी रेवोल्यूशनरी वॉर ने अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन के कंट्रोल से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया, ठीक है। अब इकोनॉमिक कॉजेज क्या है? तो इकोनॉमिक कॉजेज देखा जाए तो बड़े अजीब टाइप के कानून बनाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे कुछ ऐसे कानून थे, अभी हम एक एक करके उन सारे लॉज को देखेंगे, अभी मोटा मोटा देखते हैं। कोई कानून ऐसे थे, इकोनॉमिक ऐसे लॉ बनाए गए थे कि भाई आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो ब्रिटिश कंपनी से ही खरीदना है, चाहे किसी भी दाम में मिल रहा हो। अगर आपको कुछ बेचना है तो आप सिर्फ ब्रिटेन को ही बेच सकते हैं, किसी और देश को नहीं बेच सकते, भले ब्रिटेन कम पैसे में क्यों ना खरीद रहा हो उसको। तो एक तरीके से मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट कि अमेरिका से जो भी सामान आएगा वो ब्रिटेन के फायदे के लिए यूज होगा। आपको कुछ खरीदना है तो ब्रिटेन से ही खरीदेंगे, कुछ बेचना है तो ब्रिटेन को ही बेचेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी नॉन ब्रिटिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हैवी इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है, बेचना है, कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको सिर्फ ब्रिटिश शिप्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर आपको अगर कोई करेंसी यूज करनी है तो आप सिर्फ ब्रिटिश करेंसी ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी थी जो अमेरिका चाहे तो नहीं खोल सकता था। जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी अमेरिका की, जो वहां के लोग रहते थे अमेरिका में, कुछ ऐसे जैसे एक टोपी बनाने की कंपनी, वुलन इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। तो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री हो गया, चाहे टोपी हैट बनाने की कंपनी हो गई, या वुलन प्रोडक्ट बनाने की कंपनी, ऐसी कुछ कंपनियां थी जो अमेरिका के लोग अपने यहां पे खोल ही नहीं सकते थे। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट अमेरिकन कॉलोनीज को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रही थी, और इसी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से वहां पे अनरेस्ट का जन्म हुआ, और उसी अनरेस्ट की वजह से रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ। अब चलिए इन एक्ट्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आयरन एक्ट। तो आयरन एक्ट ये था कि भाई आयरन इंडस्ट्री अमेरिका में नहीं खोली जा, आयरन और स्टील इंडस्ट्री खोली ही नहीं जा सकती है अमेरिका में, पहली चीज। फिर हैट एक्ट है, टोपी बनाने की भी फैक्ट्री आप नहीं खोल सकते अमेरिका में। फिर वूल एक्ट है, वूल की भी फैक्ट्री आप अमेरिका में नहीं खोल सकते। फिर मोलेसेस एक्ट है, ठीक है। मोलेसेस एक्ट में यह है कि अमेरिका कुड बाय कॉस्टलियर शुगर ओनली फ्रॉम वेस्ट इंडीज। महंगे दामों पर अमेरिका कहीं और से चीनी नहीं खरीद सकता था, सिर्फ वेस्ट इंडीज से ही चीनी खरीद सकता था। और वेस्ट इंडीज से जो चीनी कौन एक्सपोर्ट करेगा? ब्रिटिश कंपनीज, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट में सिर्फ ब्रिटिश शिप्स का ही इस्तेमाल हो सकता है ट्रेड के लिए, कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है। फिर अगला है स्टैंप एक्ट। चूंकि ब्रिटेन दुनिया भर में बहुत सारे देशों से लड़ाई लड़ रहा था, स्पेशली फ्रांस से लड़ाई लड़ रहा था, तो उसकी इकोनॉमी जो है ब्रिटेन की काफी ज्यादा डामाडोल हो गई थी। इस वजह से उस लॉस को सब्सिडाइज करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टैंप एक्ट इशू किया। इसके तहत कोई भी ट्रेड ट्रांजैक्शन होगा तो अमेरिकन कॉलोनीज को, अमेरिकन बिजनेसमैन को स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती थी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है अमेरिका में काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से बिजनेस हैम्पर हो रहा था। और ये स्टैंप एक्ट क्यों लाया गया? स्टैंप एक्ट इसलिए लाया गया ताकि जो ब्रिटेन की लड़ाइयां, इधर उधर लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटेन, जो 7 ईयर्स वॉर ब्रिटेन लड़ रहा था फ्रांस के खिलाफ, ग्लोबल वॉर, उससे जो होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए स्टैंप एक्ट लाया गया, और स्टैंप एक्ट की वजह से स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ रही थी, और स्टैंप ड्यूटी पे करने की वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो जो है काफी महंगा हो रहा था अमेरिका में, ठीक है। फिर अगला है एन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट। एन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट के थ्रू
आप देखोगे तो शुगर, टोबैको, इंडिगो, कॉटन, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आप सिर्फ ब्रिटिश को ही एक्सपोर्ट कर, ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट कर सकते थे। ठीक है। फिर नेविगेशन एक्ट, नेविगेशन एक्ट में जैसे कि मैंने बताया था, सिर्फ नेविगेशन एक्ट में भी यही समस्या थी। ठीक है, कि सिर्फ आप ब्रिटिश शिप्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन एक्ट में भी यही समस्या थी। फिर उसके बाद आता है करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट में आप अपनी खुद की करेंसी इशू नहीं कर सकते, आपको पाउंड ही यूज करना पड़ेगा, जो ब्रिटिश करेंसी थी। फिर टी एक्ट है। टी एक्ट में अमेरिका जो है, होता क्या था टी एक्ट में, अगर कोई ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी अगर वो चाय अमेरिका में इंपोर्ट करेगी तो उसको लोअर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती थी। और कोई नॉन ब्रिटिश शिप है, नॉन ब्रिटिश कंपनी है या कोई अमेरिकन कंपनी है, वो अगर चाय इंपोर्ट करती है अमेरिका में तो उसको हाई इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से हाई इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की वजह से जो चाय कोई नॉन ब्रिटिश कंपनी अमेरिका में इंपोर्ट करती थी, उस चाय का प्राइस ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश इंपोर्टेड चाय के तुलना में महंगी होती थी और कॉम्पीट नहीं कर पाती थी। तो आप देख रहे हैं ये जितने भी एक्ट है, आयरन एक्ट हो गया, हैट एक्ट हो गया, वूल एक्ट हो गया, मोलासेस एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, नेविगेशन एक्ट, स्टैंप एक्ट, एन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट, करेंसी एक्ट, टी एक्ट, ये सारे जो लॉज हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे। ठीक है, तो पहला तो रीजन हमने देख लिया, एक्सप्लॉयटेटिव लॉज। अगला जो रीजन है जिसकी वजह से अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए वॉर शुरू हुई, वो हुई फिलोसफर्स। कुछ ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने कुछ ऐसे आइडियाज, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज रखे, जिसकी वजह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन को एक आइडियोलॉजिकल बैक सपोर्ट मिला। ठीक है, जैसे जॉन लॉके, जेम्स हैरिंगटन, जॉन मिल्टन, थॉमस पेन, जेम्स मैडिसन, ये फिलोसफर्स थे जिन्होंने सबसे पहले बात की फंडामेंटल राइट्स की, जिन्होंने सबसे पहले बात की फंडामेंटल राइट्स की, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले बात की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, जिन्होंने बात की लेजिटिमेट गवर्नमेंट की, जिन्होंने बात की राइट टू रिवॉल्यूशन की, राइट टू रिवॉल्यूशन की, जिन्होंने बात की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की, जिन्होंने बात की नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमेरिकन कॉलोनीज का कोई नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो किस हक से ब्रिटिश पार्लियामेंट अमेरिकन कॉलोनीज के लिए कानून बना सकती है, या किस हक से वो टैक्स इंपोज कर सकती है जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने बात की रिपब्लिकनिज्म की, इन्होंने बात की डेमोक्रेसी की, इन्होंने बात की सेकुलरिज्म की, इन्होंने बात की इंडिविजुअल राइट्स की बात की, इन्होंने बात की फ्री मार्केट इकोनॉमी की विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस, इन्होंने बात की ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ द स्टेट की। तो इस तरीके के कुछ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज धीरे धीरे लोगों को जागरूक करने का काम करने लगे। और ये जागरूकता, देखो जैसा मैंने हमेशा कहता हूं कि रिवॉल्ट और रिवॉल्यूशन में फर्क होता है। जैसे 1857 को हम रिवॉल्ट कहते हैं, उसको रिवॉल्यूशन नहीं कहते हैं। रिवॉल्ट और रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा फर्क होता है कि when a revolt is supported by some ideology, some philosophy, when there is an ideological backing behind a revolt, it becomes a revolution. वो क्रांति बनती है, नहीं तो सिर्फ ये एक उन्माद बन के रह जाती है। तो ये जो सोशल अनरेस्ट था, इस सोशल अनरेस्ट को रिवॉल्यूशन, एक क्रांति बनाने का काम किया इन फिलोसफर्स ने। ठीक है,
फिर जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा था, उसको ध्यान में रखते हुए मैसाचुसेट्स में एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, एक रेजोल्यूशन पास किया कि इंग्लिश पार्लियामेंट हैड नो राइट टू लेवी टैक्सेस ऑन देम, क्योंकि हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है। और वहां से नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा निकला और उन्होंने डिमांड किया कि जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने डिमांड की कि जितने भी एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए उनको रिपील कर दिया जाए। और इस डिमांड को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने थोड़े हद तक माना भी और उन्होंने सारे लॉज को रिपील कर दिया, लेकिन टी एक्ट को अभी भी जारी रखा। टी एक्ट को जारी रखा एक सिंबॉलिक तरीके से कि हम चलो ठीक है तुम्हारी बात मानते हैं लेकिन सब बात नहीं मानेंगे, ठीक है, न मेरा न तुम्हारा, बीच का, ऐसा टाइप। तो सारे लॉज उन्होंने रिपील कर दिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, लेकिन टी एक्ट वाला जो लॉ था वो अभी भी जारी रखा, ठीक है। और इसी वजह से एक इंसिडेंस हुआ जिसको हम बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंस कहते हैं। हुआ क्या कि 1773 में जो चाय ब्रिटिश शिप से अमेरिका इंपोर्ट की गई थी, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी, वही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया वाली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चाय अमेरिका में इंपोर्ट करी थी, कुछ अमेरिका के लोग सेलर की भेष में आए, उन जहाजों पे चढ़े और वो टी के कंटेनर्स को उठाकर उन्होंने पानी में फेंक दिया, ठीक है। और इस इंसिडेंस को हम कहते हैं बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंस। और उसके जवाब में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोस्टन पोर्ट को ही बंद कर दिया और उस बोस्टन को होने वाले सारे ट्रेड को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सस्पेंड कर दिया। फिर 1774 में कांग्रेस ऑफ फिलाडेल्फिया हुई, जिसको हम फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। आगे जो है अभी तक हम कॉजेज देख रहे थे, अब देखेंगे हम किस तरीके से आजादी के रास्ते पे अमेरिका चल पड़ा, ठीक है। तो अब रास्ता जो अमेरिका ने शुरू कर दिया था, अब देखते हैं किस तरीके से, कैसे एक एक कदम करके अमेरिका उस आजादी के रास्ते पे निकलता है। तो पहला जो कदम था, कांग्रेस फिलाडेल्फिया में एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई जिसको फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहते हैं। और इस असेंबली को 13 कॉलोनीज के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। और उन्होंने डिमांड की कि सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए, कोई भी नया टैक्स बिना अमेरिकन कॉलोनीज की मर्जी के इंपोज ना किया जाए। तो ये उनकी डिमांड्स थी। अभी तक सब शांति से चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि जो ब्रिटिश मोनार्क है, उन्होंने इसको एक तरीके से म्यूटिनी, एक तरीके से बगावत के रूप में डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने हुक्म दिया ब्रिटिश फोर्सेस को कि वहां पे अमेरिका में जाएं और बगावत का जो भी बिगुल फूंकने की कोशिश कर रहा है उसको बंद किया जाए। सो इंस्टेड ऑफ accommodating, instead of resolving the issue through dialogues and deliberation, British monarch tried to suppress it with the policy of blood and iron. और यहीं पर बात बिगड़नी शुरू हुई, जो अमेरिका की आजादी पर ही जाकर खत्म हुई। और हुआ क्या कि मिलिट्री एक्शन, ब्रिटिश फोर्सेस ब्रिटेन से जहाज में बैठ के अमेरिका पहुंचती हैं और वहां पर उनको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। वहां के 13 अमेरिकन कॉलोनीज के अनट्रेन्ड सोल्जर्स या मिलिशिया जिसको कहते हैं, सिविलियंस विद आर्म इज कॉल्ड मिलिशिया, उन मिलिशिया, अनट्रेन्ड मिलिशिया ने फ्रांस की मदद से उन ट्रेन्ड ब्रिटिश सोल्जर्स को हरा दिया, जिससे जो अमेरिकन कॉलोनीज का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो एक अलग दर्जे से ऊपर उठ गया, ठीक है। फिर 1776 में, यानी कि लगभग 2 साल बाद, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई और सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक डॉक्यूमेंट था, उसको साइन किया गया। उसके कुछ फीचर्स मैं आपके सामने यहां पर साझा करूंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज थी इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, हर इंसान बराबर है। सेकंड, हर इंसान के पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, जीवन जीने का अधिकार और आजादी। सबके पास अधिकार है कि वो अपनी खुशी को खुद तलाश सके, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। फिर चौथी बात कही थी पीपल सॉवरेनिटी,
यानी कि पीपल गवर्न देमसेल्फ, पीपल हैव द राइट टू चूज द वे दे वांट टू बी गवर्नड. They should not be under the suzerainty, they should not be under the control of some foreign power, they should govern themselves, जिसको कहते हैं sovereignty. We the people of India. वो वाली बात. पांचवी बात कही थी people's right to form own government और people's right to fight for independence. तो ये 6 इंपॉर्टेंट बातों को सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में पास किया गया और इन 6 बातों और भी बातें थी. ये 6 प्रमुख बातें हैं जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं. ठीक है, तो एक तरीके से अमेरिकन कॉलोनीज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया. अब बात आती है कि इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के सिग्निफिकेंस क्या है. तो देखा जाए तो अभी तक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी अमेरिकन कॉलोनीज द्वारा, दे वर बेसिकली फाइटिंग एज अ माइग्रेंट ब्रिटिश सिटीजन. वो अभी तक एक इमिग्रेंट ब्रिटिश सिटीजन के अधिकारों के लिए वो लड़ रहे थे कि भाई हम भी ब्रिटेन के ही नागरिक हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं, वो हमारे अधिकार हमें दे दो. इस लड़ाई चल रही थी. लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन होने के बाद अब जो लड़ाई होने वाली है वो एक 2 देशों के बीच में लड़ाई होने वाली है. एक ऐसा देश जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करने वाला है, उसके जो सिटीजन्स हैं, उसके जो लोग उस कॉलोनीज में रह रहे हैं, वो अपने आप को एक अलग नेशन बनाने के लिए लड़ाई लड़ने वाले थे. तो ये जो लड़ाई है जो अभी तक विच वॉज बीइंग फॉट एज ब्रिटिश सिटीजन फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, अब ये लड़ाई शुरू होने वाली थी एक इंडिपेंडेंट नेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए. तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का. फिर अब लड़ाई छिड़ जाती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. एक तरफ अमेरिका की जो की नुमाइंदगी कर रहे थे जो जनरल थे आर्म फोर्सेस के, उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, और दूसरी तरफ थे लॉर्ड कॉर्नवालिस. वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अमेरिका जो बाद में इंडिया भेजे गए गवर्नर जनरल के रूप में, जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एस्टैब्लिश किया. फिर इस लड़ाई में बोस्टन में अमेरिका जीतता है. फिर फ्रांस की सपोर्ट से अमेरिकन कॉलोनीज को ने ब्रिटिश सोल्जर्स को, ब्रिटिश फोर्सेस को हरा देते हैं. और इसके बाद जो फाइनल लड़ाई होती है 1781 में यॉर्कटाउन में, इस फाइनल लड़ाई में अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस की हार होती है और जॉर्ज वॉशिंगटन जीतते हैं. और फिर 1783 में पेरिस की शांति ट्रीटी ऑफ पेरिस, अ ट्रूस ट्रीटी वॉज साइंड, और इस ट्रीटी के थ्रू 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है. और फिर 6 साल बाद इन 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है. और ये दुनिया का सबसे पहला लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था 1789 में. अब बात आती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं. तो पहली बात यह है कि ये दुनिया का लिखा हुआ सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था. दूसरी चीज है कि पहली बार इसने एक रिपब्लिकन, एक मॉडर्न वर्ल्ड में, वैसे तो रिपब्लिक्स पहले भी थे, एथेंस ऑफ ग्रीस में भी रिपब्लिक था, फिर इंडिया में भी गणसंघ थे, वो भी रिपब्लिक थे, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में अगर देखें तो पहला रिपब्लिक अमेरिका बना. एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसने एक रिपब्लिकन स्टेट का मतलब है कि उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो अपॉइंटेड हो, मतलब वो इलेक्टेड होगा, वो कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा, उसको बोलते हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो यहां पर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया. फिर लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही. इंडिविजुअल राइट्स की बात कही कि एन इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कम्युनिटी, कि एक इंडिविजुअल सैक्रोसैंक्ट है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी राइट से. अगर आप देखोगे तो अमेरिका में इसका काफी ज्यादा आज भी चलता है. आपकी जमीन है, आपकी जमीन में कोई भी अगर घुसेगा, ट्रेसपास करेगा, तो आप उसको गोली भी मार सकते हैं. इंडिविजुअल राइट्स आर वेरी सैक्रोसैंक्ट. एन इंडिविजुअल is not supposed to sacrifice his own right for the welfare of the society or welfare of the community.
फिर विमेन्स राइट की बात कही गई इस कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू बियर आर्म्स, हथियार रखने की। अमेरिका के संविधान में राइट टू बियर आर्म्स है, ऑल्दो उसके कुछ मिसयूजेस भी हैं, पर राइट टू बियर आर्म्स इसलिए दिया गया है ताकि कल को अगर कोई ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाए तो जो सिटीजन्स हैं वो अपने सरकार के खिलाफ आर्म्ड रिवोल्यूशन कर सकें। इस वजह से राइट टू बियर आर्म्स दिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर राइट टू रिवोल्यूशन, जनता को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्ट करने की आज़ादी, और सेक्युलर स्टेट, यानी कि देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। तो ये कुछ फीचर्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट को एस्टैब्लिश किया गया, एक फेडरल स्टेट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, एक फेडरल स्टेट, एक रिपब्लिकन स्टेट जिसमें हेड ऑफ द जो स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, वो कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा। इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, सारे लोग बराबर हैं, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। फिर एंटी कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ भी अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया। अगर आप इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल देखें तो इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एज वेल। फिर रूल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ, सोसाइटी शुड बी गवर्न बाय द लॉ नॉट बाय द मैन, ठीक है, रूल ऑफ मैन से रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन। रूल ऑफ लॉ के कुछ प्रिंसिपल हैं, लाइक एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, law is equally applicable on everyone, there should not be some kind of duality in the application of law। तो रूल ऑफ लॉ की बात की। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सिटीजन और स्टेट के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। पर आई वुड सजेस्ट कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी है, इससे आपकी काफ़ी एक नया नज़रिया मिलेगा सरकार को, देश को, नेशन को समझने के। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जॉन लॉके और थॉमस हॉब्स ने ये थियरी दी थी। फिर पॉलिटिकल इंपैक्ट में आगे देखें तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात कही। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है टू गवर्न विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नड, यानी कि लोगों की परमिशन से ही लोगों को गवर्न करना चाहिए, न कि दबाव से, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। फिर सिटीजन राइट टू रिवोल्यूशन की बात की, जैसा मैं बता चुका हूं। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। फिर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की बात की। पीपल सॉवरेनिटी की बात की। इकोनॉमिक की बात की तो उन्होंने इकोनॉमिक इंपैक्ट में देखें तो फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की गई, कि जैसे कि अभी तक क्या था कि आपने देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरीके से इकोनॉमिक अफेयर्स को रेगुलेट कर रही थी, मोनोपोली कर रही, बनाने की कोशिश कर रही थी, और लॉज के थ्रू किस तरीके से मार्केट को डिफॉर्म करने की या स्क्यू करने की कोशिश कर रही थी। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने यह सिद्ध किया कि भाई मार्केट शुड नॉट बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट, ठीक है, स्टेट की कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। और फ्री मार्केट इकोनॉमी ने बेसिकली कैपिटलिज्म को जन्म दिया। कैपिटलिज्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने सबसे पहली बार बात की कि भाई स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू द अफेयर्स ऑफ द मार्केट, बिकॉज मार्केट हैज द इनविजिबल हैंड। इसी चीज को आगे एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ द नेशन में लिखा है, ठीक है। तो वो फ्री हैंड इकोनॉमी, लाइजेस फेयर, फ्री इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट की बात जो है उसको अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने यहां पर एस्टैब्लिश किया। फिर सोशल अगर हम इंपैक्ट की बात करें तो इमेंसिपेशन ऑफ विमेन हुआ इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, क्योंकि दे स्टार्टेड हैविंग राइट टू प्रॉपर्टी। फिर जब राइट टू प्रॉपर्टी औरतों के पास हुई तो फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर वोटिंग डिमांड की, वोटिंग पावर की डिमांड की, और फिर धीरे धीरे फेमिनिज्म का जन्म हुआ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का जन्म हुआ, रिलीजन के बेसिस पे किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म का जन्म हुआ कि एक इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी से, इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड इंडिविजुअल राइट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर प्रोटेक्टिंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या कम्युनिटी राइट्स। और फिर अगली बात कहते हैं ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सब लोग जो है वो बराबर हैं, किसी के बीच में किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये था अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसके कॉजेज, उसका इम्पैक्ट, और किस तरीके से उसने सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज किया,
किस तरीके से उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। आगे वाले लेक्चर में हम अमेरिकन सिविल वॉर देखेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे, और जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो बने रहिएगा और विल हैव अ ग्रेट लर्निंग सेशन अहेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।